हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने लेट्स क्रैक प्रीलिम 2.0 नाम की सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत हमारी कई सारी सब सीरीज चल रही हैं। उसी दिशा में ये हमारी लेट्स क्रैक करंट अफेयर्स 2.0 सीरीज है। इसमें ऑलरेडी हमने मई, जून, जुलाई, अगस्त के 2020 माह के करंट अफेयर्स को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। अर्थात हमने अपने पिछले 4 दिनों में लगभग 12 वीडियो के माध्यम से करंट अफेयर्स को मई से लेकर अगस्त तक कंप्लीट किया था। अब उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए हम अपने इस डे 5 में सितंबर माह के तीनों पार्ट को कवर करेंगे। तो उन्हीं तीनों पार्ट की दिशा में ये हमारा जो है पार्ट 1 है। अर्थात इसमें हम सितंबर 2020 के करंट अफेयर्स के पार्ट 1 यानी कि 1 सितंबर से लेके 10 सितंबर तक के इम्पोर्टेंट आर्टिकल कवर करेंगे। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारी लेट्स क्रैक करंट अफेयर्स 2.0 का डे 5 है। तो अपने इस डे 5 में हम देखते हैं पार्ट 1 के बारे में, सितंबर 2021 के, तो सॉरी सितंबर 2020 के, 2021 के नहीं, ठीक है। तो बिना देरी के शुरू कर रहे हैं। तो देखिए, हमारा आज का जो पहला आर्टिकल है वो है इंडिया यूएन डेवलपमेंट फंड। आपसे बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि इंडिया यूएन डेवलपमेंट फंड क्या है, लेकिन आपसे ये जरूर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कौन से हैं और कौन कौन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। अर्थात आपको वो जो 17 के 17 गोल्स हैं, हमने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रीलिम्स पैड में प्रोवाइड करा दिए हैं 17 के 17 गोल्स। तो आप वहाँ पे टेलीग्राम में हमसे मांग सकते हैं, पर्सनली मांग सकते हैं, या वहाँ पे एक बार हम फिर से शेयर कर देंगे, ठीक है। तो आप उन 17 के 17 गोल्स को याद कर लीजिए, ठीक है। बाकी आपको इसमें कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। फिर बात आती है इसमें एग्रियोटा। एग्रियोटा क्या है, नाम से ही समझ में आ रहा है। एग्री का मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड होगा। तो बस इतना याद रखना कि ये ई मार्केट एग्रीकल्चर कमोडिटी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। अर्थात एक तरीके की बोली लगाना खेती के, मान लीजिए किसी के यहाँ पे लौकी हुई है, कहीं पे भिंडी की उपज अच्छी हुई है, कहीं पे बैंगन की उपज अच्छी हुई है, तो ये बैंगन, भिंडी, इन सब को ऑनलाइन, जैसे हम लोग देखते हैं ना, आप लोग वगैरह बिग बास्केट वगैरह अगर यूज करते होंगे, या और भी कई सारे के जो पोर्टल होते हैं जो ये सब्जी ग्रोसरी का जितना आइटम होता है वो जो बेचते हैं उनके लिए होता है, ठीक है। तो एक तरीके का वैसा ही ये ई मार्केट पोर्टल है, ठीक है। यूएई के द्वारा बनाया गया है ताकि भारत व यूएई की फूड इंडस्ट्री को फ़ायदा हो सके, ठीक है। इंपॉर्टेंट है क्या, यूएई की लोकेशन। वैसे तो हमने आपको कई बार दिखाया, बट हम आज आपको फिर से एक बार दिखा देते हैं। ये प्यारा भारत है, ये है हमारा, और वैसे भी आपको पता है आईपीएल होने वाला है, ठीक है। ये है हमारा लोकेशन सऊदी अरब, ये है यूएई, ठीक है। तो यूएई की लोकेशन, आप इस रीजन को, मुझे नहीं लगता कि शायद ऐसा कोई वीडियो हो, ऐसी कोई करंट की क्लास हो जिसमें मैंने ना दिखाया हो, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि गल्फ ऑफ पर्सिया, गल्फ ऑफ ओमान और ये यूएई, ठीक। कमेंट बॉक्स में बताना क्या यूएई से कर्क रेखा होकर गुजरती है, ठीक है। इतना तो आप काम बनता ही है, ठीक। चलिए, इसके बाद आता है ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स, मोस्टली इंपॉर्टेंट आर्टिकल। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया गया। FAO के द्वारा जारी किया गया क्या वर्ल्ड हंगरी के द्वारा जारी किया गया क्या, या बिल्कुल भी नहीं। आप सीधे कहते ना साहब, द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंट यूनिट के द्वारा है क्या, कि इकोनॉमिस्ट नाम की एक मैगजीन है, उसी का ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, या कहें थिंक टैंक है, या कहें NGO है। थिंक टैंक या NGO का सामान्य सा मतलब होता है जैसा आपका प्रखर प्रज्ञा फाउंडेशन, जो नॉट फॉर प्रॉफिट पे वर्क करता है, आप लोगों को फ्री सर्विसेज प्रोवाइड कराता है ताकि आप देश के कर्णधार आईएएस बन के इस नए भारत का एक नया इतिहास लिख सकें, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड है ये, मतलब इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट का जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया NGO का, ठीक है। तो इस रिपोर्ट को आप याद रखिए, ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है, द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा, ठीक है। बहुत सारी रिपोर्ट आती हैं जैसे वर्ल्ड हंगर रिपोर्ट, तो वो सब अलग अलग लोगों के द्वारा जारी की जाती हैं। हमने आपको समय समय पर कई सारी रिपोर्टें बताई हैं, ठीक है। तो ये रिपोर्ट आप जरूर याद रखिए। फिर आती है ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट, इसे कौन जारी करता है, IFPRI के द्वारा। तो इसलिए कंफ्यूज मत होना पॉलिसी और सिक्योरिटी में, ठीक है। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ इनको इंग्लिश में याद किया करो, क्योंकि इंग्लिश में दिमाग में तुरंत क्लिक कर जाएगा। अच्छा, सिक्योरिटी है तो हम लोग किस चीज़ की सिक्योरिटी देखते हैं, इकोनॉमी की, तो पक्का इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट करता है। और वैसे भी मैं आपको अभी कुछ दिनों में प्रीलिम पैड 1 सितंबर से प्रोवाइड कराऊंगा,
तो उन प्रीलिम पैड में सारी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट होंगी, है ना, अलग अलग, कि इकोनॉमिक इंटेलिजेंस कौन सी 4 रिपोर्ट जारी करता है, ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट कौन सी जारी करता है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे दी होंगी। ठीक है, तो ये 3 बातें आप समझ गए। चलिए अगला है कंदमाल हल्दी। कई बार मैंने आपको बताया है, इसे जीआई टैग दिया गया है, उड़ीसा की है। ठीक, इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे नहीं याद रखना है, बस इतना ही याद रखो कि कंदमाल हल्दी का संबंध किससे है। अगला है ह्यूमन अफ्रीकन ट्राइफेनोसोमियासिस। ये क्या है? ये एक स्लीपिंग सिकनेस डिजीज़ है। मतलब जैसे आप लोगों में से कई सारे देवियाँ हैं या कई सारे देवता हैं, उनको क्या होता है कि सोने के बाद जब आप लोग उठते होगे तो बड़े थके थके लगते हो। हालांकि उसके कई सारे रीज़न होते हैं, बट कई बार ऐसा लगता है, तो उसी को कहते हैं ह्यूमन अफ्रीकन ट्राइपेनोसोमियासिस। आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको इसे याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इतनी भयंकर बीमारी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बस यहाँ पे ये है टोगो कंट्री। ठीक है, कि टोगो कंट्री कहाँ पे है, अफ्रीका के किस रीजन में है। ठीक है, तो एक बार आप इसकी लोकेशन बस देख लो टोगो के बारे में ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना, नहीं तो आप ही कहोगे सर टोगो टोगो। ये देखो, ये है टोगो। ठीक, ये है टोगो की लोकेशन, घाना, बेनिन। ठीक है, क्यों मैंने आपको टोगो बताया? क्योंकि अभी आप पढ़ रहे होंगे कि अफ्रीका में यहाँ पे ये जो साहेल का रीजन है, यहाँ पे पेड़ों की एक पट्टी लगाई जा रही। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। हाँ, टोगो क्या लैंडलॉक है? नहीं साहब, टोगो लैंडलॉक नहीं है। ठीक है, चलिए अगला आर्टिकल आता है चन्नापटना खिलौने। कई बार मैंने आपको बताया है कि चन्नापटना खिलौने कहाँ के हैं, कर्नाटक के। बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये आंध्र प्रदेश के हैं, तो आप बता देना नहीं साहब ये कर्नाटक के ही हैं। ठीक है, लकड़ी से बनते होते, बाकी आपको इन्हें नहीं याद रखना है। अगला आर्टिकल है हमारा मीथेन बजट के बारे में। जैसे आप हमेशा पढ़ते हो ना ऊष्मा बजट, है ना, क्या होता है, जितनी ऊष्माई उतनी अगर वापस चली जाए तो हम इसको कहते हैं ऊष्मा बजट। बजट का सामान्य सा मतलब ही यही होता है, आय व्यय, ठीक है, और उसमें जो खर्च वगैरह है उस चीज़ को मेज़र करना। तो मीथेन का बजट जो है वो इसी से रिलेटेड है। बट आपसे जो क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा कि बजट बढ़ रहा है, बजट घट रहा है। आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा वो ये कि वेटलैंड से मीथेन निकलती है कि नहीं, तो आप कहेंगे हाँ। क्या एग्रीकल्चर जहाँ खेत होते हैं वहाँ से निकलती है? हाँ। क्या फॉसिल फ्यूल से निकलती है, वेस्ट से? तो बिल्कुल हाँ। तो इन सारी चीज़ों से जो मीथेन है वो 60% कंट्रीब्यूट करती है। ठीक है, ग्लोबल मीथेन बजट में 20% से 30% तक कंट्रीब्यूट किया जाता है। लैटिट्यूड के हिसाब से इसका एमिशन होता है, मतलब जैसी जैसी स्थितियां हैं उस हिसाब से यहाँ पे एमिशन को देखा जाता है। ठीक है, काफ़ी सारे सोर्स होते हैं मीट के। अब आपको ऑप्शन दे देगा कि मीथेन का एमिशन निम्न में से किन किन से होता है, तो काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं, उसमें आप हमेशा डी विकल्प लगा के आइएगा। ठीक है, जैसे लैंडफिल्स है ना, जो भूमि भराव के क्षेत्र हैं, एग्रीकल्चर हैं, फॉसिल फ्यूल के जो क्षेत्र हैं, आपसे क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा भी है। ठीक है, वेटलैंड्स हैं, नेचुरल जो वेटलैंड्स हैं वो सब के सब। ठीक, सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस है जो मानव द्वारा कंट्रीब्यूट की जा रही है। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लगातार ये बढ़ रही है, आपको दे देगा कि मीथेन के उत्सर्जन में पिछले कई दशकों से कमी देखने को मिल रही है ना। तो वही बात है, फिर कमी यूपी अगर लगा के आओगे कि हाँ सही बोल रहे हो सही बोलो, तो फिर यूपीएससी आपके अंकों को कम कर देगा। ठीक है, चलिए बात आती है वर्तमान में कार्बन डाइऑक्साइड की अपेक्षा जीवन काल इसका छोटा, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की अपेक्षा इसका जीवन काल छोटा होता है। अर्थात वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड जितने समय तक रह सकती है, मीथेन उतने समय तक नहीं रहती है। ठीक है, चेंज लाने से वातावरण में से इसे मुक्त किया जा सकता है, मतलब अगर हम अपनी टेक्नोलॉजी में कुछ इम्प्रूवमेंट लाएं तो उसमें हम सुधार कर सकते हैं। ठीक है, अगला है ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट, 2001 में लॉन्च हुआ था। 3 डोमिनेंट ग्रीन हाउस गैसेस पर फोकस किया जाता है, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, तो ये तीनों आपको याद रखना है कि ये ग्रीन हाउस गैसेस हैं। ग्रीन हाउस गैस को एमिट के मेजर को आइडेंटिफाई किया जाता है ताकि जो कार्बन का साइकिल है उसे हम सही से समझ सकें। ठीक है, आपको नहीं याद रखना है। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है ईस्ट एशिया समिट। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ईस्ट एशिया समिट के बारे में बताइए, क्या भारत इसका सदस्य है? कई बार क्वेश्चन आया है, तो हाँ साहब भारत इसका जो है वो सदस्य है। ठीक है, तो 2005 में इस्टेब्लिश हुआ था, 18 कंट्री इसमें मेंबर हैं। खास बात क्या है, 10 आसियान के मेंबर हैं, 5 RCEP के। भारत जब तक इसमें शामिल था तब तक 6 RCEP मेंबर होते थे। ठीक है, तो अब 5 RCEP के मेंबर इंडिया, रशिया और USA,
इतने लोग इसमें शामिल हैं। अब मैं अगर आपसे ये पूछूं सिंपल सा क्वेश्चन, क्या RCEP में USA शामिल होगा? नहीं शामिल होगा। क्या आसियान में USA शामिल होगा? नहीं होगा। क्या रसिया शामिल होगा? नहीं होगा। दैट्स अ लॉजिक, ठीक है। तो ये बातें याद रखो। जैसे RCEP है, क्या इसमें रसिया शामिल होगा? नहीं होगा, ठीक है। तो आपको ऐसे याद रखना है। पहला समिट कहाँ मनाया गया? कुआलालंपुरम, मलेशिया में। मलेशिया की लोकेशन काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें विगत कई वर्षों से या कहें कि कई दिनों से भी ये चर्चा में है, ठीक है। कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पे एक क्रा कैनल का निर्माण हो रहा है जो अंडमान सी को गल्फ ऑफ थाईलैंड से जोड़ेगी। वर्ड याद कर लेना, क्रा कैनल। अगर आता है तो मत लिखना, नहीं आता है तो लिख लेना, ठीक है। दूसरी खास बात है, यहाँ पे मलक्का स्ट्रेट है, ठीक है। मलक्का स्ट्रेट क्या करती है? मलेशिया को एक तरीके से जो यहाँ का आइलैंड है, ये सुमात्रा, इसको अलग करती है, ठीक है। आप देख सकते हो मलेशिया या सिंगापुर। आप में से जब भी किसी देवी या देवता का विवाह हो जाए तो जाना, घूमना जाके अपना आराम से, ठीक है। कुछ बच्चे कहेंगे क्यों इंडिया में नहीं घूम सकते क्या? अरे भाई इंडिया ही में घूम लेना, हम तो बस बता रहे हैं आपको, हमारा तो काम है ना पर्यटन का, टूरिज्म का। आप जाओगे तो ये बेचारे मलेशिया वाले कुछ हमारे चैनल वहाँ पे देख लेंगे, है ना, इसलिए बोला मैंने। आप भी कहोगे सर यहाँ तो एडवर्टाइज करते नहीं हो, वहाँ पे क्या करोगे? कुआलालंपुरम आप देख सकते हो। और आपको अभी पता होना चाहिए कि अभी एक मलेशिया की फ़्लाइट थी जो मतलब गायब हो गई, है ना, जिसको मतलब किसी की मिसाइल के द्वारा उड़ा दिया गया था। तो वही बात है, इसलिए चर्चा में रहता है। आपने लोकेशन देख ली। चलिए, इतनी बातें हो गई। फिर बात आती है रेनाती चोला इरा शिलालेख। आपसे बिल्कुल क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है, आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। भूमि अनुदान के बारे में अभिलेख की यहाँ बात हुई है, आपको ये नहीं याद रखना है। इंपॉर्टेंट बस यही याद रखना है कि कई सारे ऐसे अभिलेख हैं जो भूमि अनुदान से संबंधित हैं, उनको हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। उनको हम बताएंगे जब आपको हम एंशिएंट इंडिया पढ़ाएंगे ना, तो जैसे रुद्रदामन का अभिलेख है ना, जूनागढ़ अभिलेख है, इन सारी चीज़ों को हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक। अभी नहीं लेकिन, ठीक। तो इतनी बातें आपकी हो गई। नेशनल GIS इनेबल्ड लैंड बैंक सिस्टम, इसका क्या मतलब है? पूरा नाम है GIS का जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, अर्थात मिनिस्ट्री कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने 6 राज्यों के लिए सिस्टम लॉन्च किया। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लैंड बैंक सिस्टम क्या है, ठीक है। इससे मैप द्वारा ही पता लगाया जा सकता है कि लैंड की अवेलेबिलिटी कहाँ पे, अर्थात सिंपल सी बात है कि जो भूमि की गुणवत्ता है या जहाँ पे मैं इंडस्ट्री लगानी होती है, ठीक है, तो सरकार को दिक्कत होती है ना कि ये खेती हर ज़मीन है, यहाँ पे हम फैक्ट्री लगा पाएंगे कि नहीं लगा पाएंगे। आपसे पूछेगा नहीं, याद नहीं रखना है, ठीक है। तो सरकार क्या सोचती है, वहाँ पे कलेक्टर को भेजेगी, मतलब आप ही लोग जाओगे, भूमि देखोगे, वहाँ के किसान के हड़काओगे, है ना, आपको रिश्वत मिलेगी इन्वेस्टमेंट कंपनियों के द्वारा 300 करोड़ 500 करोड़ रुपए की। कुछ लोगों की तो आंखें खुली की खुली रह गई होंगी, सर 300 करोड़ बोल रहे हो कि 3 रुपये बोल रहे हो? 300 करोड़ बोल रहा हूँ, ठीक है। रिश्वत मिलती है आप लोगों को ताकि आप वहाँ पे वो इंडस्ट्री सही से लगवा सकें। अब मिलता कितना है? मिलता है लगभग 1500 करोड़ रुपए रिश्वत में, ठीक है, जिसमें 1000 करोड़ रुपए तो खा जाते हैं नेता ऊपर से लेकर नीचे तक, बचता है 500 करोड़। 500 करोड़ में 300 करोड़ आप अपनी जेब में रखते हो, 200 करोड़ रुपये अपने पूरे स्टाफ को देते हो। आप कहोगे सर तब तो फिर मेरा तो कल्याण हो गया। यही होता है कलेक्ट्री में, इसीलिए तो आप सब बन रहे हो, ठीक है। अब कुछ कहेंगे नहीं सर हम तो दूध के धुले हैं, लेना पड़ेगा ज़बरदस्ती, नहीं लोगे तो सस्पेंड कर दिया जाएगा, गोली मार दी जाएगी, ठीक है, या तो सस्पेंड ही होगे ज़्यादातर। क्या होगा? वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर ट्री, ठीक है। आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको नहीं याद रखना है। पंटानल वेटलैंड ब्राज़ील, पराग्वे, बोलीविया से सीमा लगाती है। आपको ये तो नहीं याद रखना, लेकिन ये लोकेशन सारी इंपॉर्टेंट है, ब्राज़ील, पराग्वे और बोलीविया, ठीक है। तो इनको हम एक बार दिखा देते हैं आपको। काफ़ी बार हम आपको मैप दिखा देते हैं, मतलब आपको दिक्कत नहीं होती होगी, ठीक है। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि आप मैप देखना सीख गए कम से कम मेरे से, बाकी आप कुछ सीखे हो या ना सीखे हो, सीखे तो ऐसे बहुत कुछ हो। ब्राज़ील आप ये देख सकते हो लोकेशन, ये बोलीविया आप देख सकते हो, पराग्वे। देखो उरुग्वे जो है ना वो लैंडलॉक कंट्री नहीं है, उसकी सीमा समुद्र से लगती है, लेकिन जो पराग्वे है वो एक तरीके का लैंडलॉक कंट्री है, उसकी सीमा समुद्र से क्या होती नहीं लगती है। और साथ ही बोलीविया, ये दोनों के दोनों लैंडलॉक कंट्री हैं, ठीक है। बाकी पेरू वगैरह लैंडलॉक नहीं है, ठीक। तो इतनी बातें समझ गए। बाकी तो आप कमेंट बॉक्स में बताना कि पराग्वे, बोलीविया, ठीक है, और उरुग्वे, इनमें से किससे मकर रेखा या भूमध्य रेखा ये होकर गुजरती हैं, ठीक है, दोनों बताना। इतना काम तो आप लोग किया ही करो। कुछ बच्चे बताते ही नहीं हैं, सोचते हैं अरे मास्टर तो पागल है। मत बताओ, मेरा क्या जाएगा, ठीक है।
अफ्रीकन बाओबाब ट्री, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको नहीं याद रखना है, बस ये याद रखना है पर्णपाती ट्री क्या होता है। पर्णपाती ट्री का मतलब ये होता है जो अपने पत्ते गिरा देते हैं, हम आपको पढ़ा चुके हैं, ठीक है। वैसे भी जब हम आपको ज्योग्राफी पढ़ाएंगे अभी 1 से 2 दिन बाद, तब हम आपको फिर से ये सारी चीज़ें वहाँ पे कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। आपको बाकी यहाँ पे कुछ भी नहीं याद रखना है कि एजियोस्पर्म क्या होता है, फलाना क्या होता है, ये आपका काम नहीं है, ठीक है। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स और विकास बटालियन, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको नहीं याद रखना। देखो अगर मैं डेली का करंट अफेयर्स पढ़ा रहा होता तो मैं जरूर कहता पढ़ लो, क्योंकि मैं आपको रिवीजन करा रहा हूँ, तो इसलिए मैं आपको नहीं कह रहा हूँ कि आपको ये पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि आएगा ही नहीं भाई, पेपर तो हो चुका है ना 2020 में आपका, ये 2021 वालों के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक। हम्पी तुंगभद्रा नदी के किनारे है, अब आपको नहीं पढ़ना है, एक बार इसने जितना पूछना था पूछ लिया। बाकी आर्ट एंड कल्चर में विजयनगर साम्राज्य से रिलेटेड, या कहें कि हम्पी से रिलेटेड, या अब की बार जो आएगा वो मामल्लपुरम से रिलेटेड है, वो मैंने आपको कवर कराया है। आप में से अधिकांश बच्चों ने आर्ट एंड कल्चर की हमारी ऐसी ही सीरीज 2.0 की देखी होगी, ठीक है। ये एहोल पडक्कल स्टाइल के इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर की भी झलक देखने को मिलती है। यहाँ विरूपाक्ष मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है। हेमकुंटा यहाँ पे हिल्स भी हैं, ठीक है। तो आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको इनको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। विट्ठल जो मंदिर है ऑलरेडी आपने देखा होगा, मैंने इसकी भारत दर्शन 2.0 सीरीज में पूरी वो भेजी है, हम्पी वाला, तो आप एक बार देख लीजिए। विट्ठल मंदिर वहाँ पे मैंने दिखाया है, वहाँ पे जितने भी स्तंभ हैं उनसे कहीं ना कहीं संगीत आते हैं, ठीक है। तो आप देखिएगा उनको, बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। एक्सरसाइज इंदिरा, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको नहीं याद रखना है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, कोल गैसिफिकेशन क्या होता है, नाम से ही समझ में आ रहा है। कोल का मतलब कोयला, गैसिफिकेशन का मतलब उसको किसी तरीके से प्रोसेस करना, गैस को प्रोसेस करना, ठीक है। क्या है ये? एक प्रोसेस है जिसकी सहायता से सिन गैस को प्रोड्यूस किया जाता है। अब दिमाग में आपके खुराफात आया होगा कि साहब सिन गैस क्या होती है, तो सिन गैस एक तरीके का मिश्रण होती है, CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, H2 मतलब हाइड्रोजन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 मीथेन, H2O मतलब जल, अर्थात कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, प्राकृतिक गैस और जलवाष्प का मिश्रण। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिन गैस के अंतर्गत निम्न में से किन किन को शामिल किया जाता है, तो आप बता देना कि साहब इतने लोगों को शामिल किया जाता है, लोग नहीं गैस, ठीक है। चलिए, इसे प्रोड्यूस किया जाता है कोल से, वाटर, एयर, ऑक्सीजन की मदद से, मतलब सिन गैस को हम कहीं से भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। काफ़ी सारे उपयोग हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, केमिकल प्रोडक्ट्स, अमोनिया के निर्माण में, ठीक है। तो आपको जब भी ये क्वेश्चन आता है ना, सिन गैस के क्या उपयोग हैं, उनके क्या उपयोग हैं, टॉफ़ी खाने से क्या उपयोग हैं, तो बता देना टॉफ़ी खाने से सर मुंह चलता रहता है, दांतों की एक्सरसाइज हो जाती है, चिंगम चबाने से और मज़ा आता है, ठीक है, गुब्बारे बनाने में। अगर मैं आपसे ये पूछूं चिंगम चबाने के क्या क्या फ़ायदे हैं, तो आप 10 फायदे गिना दोगे, ठीक है। कि सेंटाफ्रेश खाने से दांत अच्छे रहते हैं, सेंटाफ्रेश खाने से सामने वाला इम्प्रेस हो जाता है, हो जाती है, दोनों चीज़ें, ठीक है। मुझे आज तक चिंगम नहीं पसंद आया और मैं आज तक कभी चिंगम नहीं खाता हूँ, जबकि सबसे ज़्यादा मैं चिंगमों के बीच में रहता हूँ, ठीक है। तो वही चीज़ें होती हैं, चिंगम चिंगम चिंगम। डर लगता है ना कि कहीं सीने में अगर चिपक गया तो मुँह से आवाज़ ही नहीं निकलेगी, फिर कैसे मैं आप लोगों की क्लास करूँगा, ठीक है। और जब भी कोई देता है तो उसको टॉफ़ी में कन्वर्ट करा लेता हूँ, किसी भी दुकान में जाके टॉफ़ियाँ खूब खाता हूँ, इसमें तो सोचने वाली बात नहीं। टॉफ़ी डब्बा मेरे रूम पे, टॉफ़ी चॉकलेट का डब्बा बच्चे बहुत भरा रखा रहता है, मैं अकेले खाता हूँ चुपचाप, ठीक है। समस्या, किस चीज़ की समस्या भाई? अच्छा, कोल गैसिफिकेशन में समस्या, पानी का उपयोग काफ़ी होता है, भूमि धसाव भी काफ़ी देखने को मिलता है। मतलब कि जब कोल गैसिफिकेशन की प्रक्रिया को हम संपादित करते हैं तो इसमें पानी को काफ़ी ज़्यादा यूटिलाइज किया जाता है, काफ़ी ज़्यादा उपयोग में लाया जाता है, जिस कारण ये भूमि धसाव को बढ़ावा देता है। क्यों? ज़मीन से पानी निकालोगे तो दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। फिर आता है GTAM के बारे में। GTAM क्या है? ग्रीन टर्म अहेड मार्केट, एक प्लेटफॉर्म है, आपसे बिल्कुल क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको याद नहीं रखना है। क्रेटे आइलैंड भूमध्य सागर में है, ग्रीस का दावा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्रेटे आइलैंड इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि मेडिटेरियन सी की बात हो रही, और मेडिटेरियन सी अपने आप में एक अद्भुत प्रणाली है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, ये है मेडिटेरियन सी यानी कि भूमध्य सागर। अब बात करते हैं क्रेटे आइलैंड के बारे में, ठीक है। ग्रीस कह रहा है क्या कि हमें भैया क्रेटे आइलैंड दे दो। अब ये देखो ग्रीस है, ठीक है, अब यहीं पे आपको क्रेटे आइलैंड एक छोटा सा मिल जाएगा, ठीक। तो हम आपको दिखाई देते हैं, नहीं तो आप कहोगे कि सर रोना आ रहा है, आप आइलैंड तो दिखा नहीं रहे हो, ठीक है। तो देखो हम आपको क्रेटे आइलैंड दिखा देते हैं,
है ना, शायद अगर मिल जाता है तो अच्छी बात है। क्रेटे, हाँ देखो, ये देखो दिखा है, क्रेटे ग्रीस का आइलैंड है, ये देखो ठीक, ये क्रेटे आइलैंड देख सकते हो, ये जैसे देखो मतलब कितना सुंदर दृश्य है गुफाओं का, है ना। यहाँ पे लुका छुपी हम लोग खेलते हैं, चल के चलोगे। ये देखो यहाँ पे देवियाँ सज्जन लोग, कितना अच्छा सन लग रहा है ना। अपने ही देश में सूरज भी अजीब लगता है, बाकी देशों में देखो सूरज कितना अच्छा, देखो देवियाँ सज्जन कैसे समुद्र के किनारे बैठे हैं, है ना। देव भवन, वाह नाइस, सुंदर, ठीक है। आप सोचोगे सर नाइस भी बोलते हो सुंदर भी बोलते हो, दो चीज़ें एक साथ क्यों बोल देते हो, ठीक है। देख सकते हो ऐसा बना है क्रेटे आइलैंड, ठीक है। तो चलना, अरे ये देखो देवी जी अपने बच्चे के साथ नहा रही हैं, हमें लगता है भूल गई हैं रास्ता, है ना। ये देखो ये मिट्टी के वो सब बने हुए हैं जैसे अपने यहाँ नहीं होता है ना। ये देखो सब कपड़े उतार के नहा रहे, क्या गजब का सीन है, ठीक है। ये देख लो, इनकी ज़िंदगी में नहाए नहीं होंगे ना, पहली बार गए बेचारे वहाँ पे। ओहो देखो कितने प्यारे हैं ना इनकी, अच्छा ये देखो कपड़े, ये सीपियाँ हैं, है ना। देख रहे हो कितना अच्छा इनको बनाया गया देवी जी को, एक तरफ दो दो सांप लेके, बताओ कितनी बलवती है महिला, ठीक है। तो ये आप देख लिया। चलिए कभी आपका मन करे, ठीक है, भूमध्य सागर क्षेत्र में घूमने जाने के लिए, मतलब किसी के साथ, अकेले जाओगे तो मज़ा नहीं आएगा आपको, ठीक है। चलिए फिर बात आती है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मैंने कई बार आपको पढ़ाया है, ठीक है। वीपो व कार्नेल यूनिवर्सिटी साथ ही इनसीड बिजनेस स्कूल के द्वारा इसे जारी किया जाता है, ठीक है। आपको क्या होगा ना, सिंपल सा दे देगा वीपो के बारे में, ठीक है। वीपो का मतलब क्या होता है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। कि मूलभूत रूप से जो भी हम लोग बनाते हैं ना, कोई थिंकिंग करते हैं, जैसे मान लीजिए आप श्री आईएएस एकेडमी का लोगो देख रहे हो, ये हमने बनाया है, ठीक है। श्री आईएएस एकेडमी को आप देख रहे हो, इसे हमने बनाया है, तो इसे कोई और ना खरीद पाए, इसे कोई और ना वो परचेज कर पाए। और मैं आपको एक थोड़ी सी अच्छी जानकारी देने वाला हूँ, बहुत जल्द श्री आईएएस एकेडमी एक नेशनल के साथ साथ इंटरनेशनल एकेडमी बनने वाली है। आपको कहोगे सर ये कौन सा मतलब हुआ, नेशनल का मतलब अभी आप लोग श्री आईएएस एकेडमी को, जो बच्चे इंडिया में रहते हैं वो केवल इंडिया में देख पाते हैं, ठीक है। इंडिया के बाहर आप इस एकेडमी को नहीं देख सकते, बट इंटरनेशनल जब आपकी ये बन जाएगी कुछ दिनों के अंदर अंदर, बहुत जल्दी हम अनाउंसमेंट करेंगे, ठीक है। हो सकता है मे बी सितंबर के लास्ट या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में बन के तैयार हो जाएगा, तो तब ये हमारी इंटरनेशनल हो जाएगी। अर्थात आप कहीं पे हैं, पेंसिल्वेनिया में है, न्यूयॉर्क में है, बेल्जियम में है, कहीं पे भी हैं, तो वहाँ से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। और इसको सबसे बड़ी बात क्या है कि जर्मन कंपनी एक है और एक ब्रसल्स में है, वो सॉफ्टवेयर जो इसको बना रहे हैं, तो उन सबके सहयोग से सारा काम हो रहा है। समझ सकते हो कि एकेडमी आपके लिए बहुत कुछ कर रही है, ठीक। और उसमें बहुत सारी सुविधाएं हम आपको देंगे, सारी फ्री, कोई कॉस्ट नहीं है, सब कुछ फ्री होगा, ठीक है। वीपो वही है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, और उसका हमें पैसा पे करना पड़ता है कि एक साल तक कोई भी उस वेबसाइट पे या उस चैनल पे, गूगल पे, कोई मेरे नाम का फिर कोई ओपन नहीं कर सकता, एकेडमी के नाम का मतलब, ठीक है। इनसीड ऐसा ही स्कूल है, बिजनेस स्कूल। तो बस आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। खास बात जहाँ पे क्वेश्चन एक और बनेगा वो है इसके पैरामीटर पे, आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि इनमें कौन कौन से पैरामीटर शामिल नहीं हैं। तो ये सारे पैरामीटर आपको याद होना चाहिए। जैसे आपको पता होना चाहिए कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में यूपीएससी ने क्या किया था, पैरामीटर पूछा था, ठीक है। हंगर रिपोर्ट में क्या किया था, यूपीएससी ने पैरामीटर पूछा था। तो इस पे भी आपसे मे बी क्वेश्चन पैरामीटर पे ही पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है क्या क्या इसमें शामिल है, इंस्टीट्यूशन शामिल हैं, ह्यूमन कैपिटल एंड रिसर्च शामिल हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल है, मार्केट सोफिस्टिकेशन शामिल है, बिजनेस सोफिस्टिकेशन, नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी जो आउटपुट हैं वो देख लो, बस अपने आप वहाँ एलिमिनेट हो जाएगा। क्रिएटिव आउटपुट शामिल है, बाकी यहाँ पे कुछ नहीं शामिल। आपको यहाँ पे दे देगा वर्कर, तो वर्कर थोड़ा ना शामिल होंगे, ठीक है। भारत पहली बार टॉप 50 के अंतर्गत इसमें आया है, आपसे ये भी नहीं पूछेगा, ये पीसीएस वालों का काम है, ठीक है। अब बात आती है मिशन कर्मयोगी। आपको अच्छे से पता है कि भारत सरकार के मिशन कर्मयोगी से ही हमारी एकेडमी चलती है। तो एक बार देख लेते हैं क्या है, ताकि आपको समझ में तो आ जाए कि हाँ ये मास्टर पागल तो नहीं हो गया कि जो भारत सरकार के कर्मयोगी मिशन से हम लोगों को मूर्ख बना के चला रहा है, ठीक है। तो समझ लो कर्मयोगी मिशन क्या, फिर आज से और अच्छे से पढ़ने लगोगे। सिविल सर्वेंट को कर्मयोगी बनाने के लिए, मतलब मक्कारी ना करें, केवल
वहाँ पे सरकार का पैसा, सरकार का खाना खा के अपनी ज़िंदगी ना गुजारें, बल्कि कलेक्ट्री ऑफिस में जाकर वर्क करें और अपने अंदर छिपी हुई उस अद्भुत अनंत क्षमताओं को इस देश के विकास के निर्माण में लगाएं, ताकि एक नए भारत का निर्माण हो सके। ठीक है, तो इसमें एक सिविल सर्वेंट को मोर क्रिएटिव, कंस्ट्रक्टिव, इमेजिनेटिव एंड प्रोडक्टिव, इनोवेटिव, प्रोग्रेसिव एंड प्रोफेशनलिज्म के साथ साथ कई सारे अदर फीचर में इन्वॉल्व कराया जाता है, ताकि वो एनर्जेटिक बन सके, ट्रांसपेरेंट टेक्नोलॉजी के साथ में वो इनेबल्ड हो सकें। अर्थात सिंपल सी बात है कि मान लो आपको चूहा को पालना नहीं आता, ठीक है, चूहे को आप नहीं पाल सकते, आपको सिखाया जाएगा भाई चूहे को ऐसे पालना है, उसकी नक्कू ऐसे पोंछनी है, उसको कपड़े ऐसे पहनाने, उसको नहलाना ऐसे है। ठीक है, उसके प्रति आपको जिज्ञासा होनी चाहिए। आप लोगों को सर सच में चूहा पलवाएंगे क्या? मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब आपसे ये कहा जाएगा, सपोज कीजिए कि जैसे मान लो जैसे मैं आपको एक क्लास बनाता हूँ, ठीक है, तो आपसे यही भी काम एक दिया जा सकता है कि आप स्लाइड्स कैसे बना सकते हैं, आप टेक्नोलॉजी में पेन का कैसे यूज कर सकते हैं, क्लास को रिकॉर्ड कैसे कर सकते हैं, पीडीएफ कैसे बनती है, पीपीटी कैसे बनती है, लेटर कैसे लिखना होता है, लेटर का मतलब एप्लीकेशन, लव लेटर नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कैसे करनी होती है, ये चीज़ें पता चलती हैं। ठीक है, आई गॉट कर्मयोगी नाम का एक प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा, जिसमें स्पेशल पर्पस व्हीकल के इस्टेब्लिश किया जाएगा, जो कि नॉट फॉर प्रॉफिट होगा, कंपनी एक्ट के तहत 2013 के तहत रजिस्टर किया जाएगा। ठीक है, सारा मटेरियल मिलेगा। आपको पता होना चाहिए कि हम अधिकांश मटेरियल यहीं से परचेज करते हैं, मतलब फ्री में, आई गॉट से। आप भी जाइए कभी भी, इंडियन गवर्नमेंट का पोर्टल है नो योर इंडिया, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी फ्री में, इंडिया से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट, आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, सब कुछ। ठीक है, भारत सरकार ने किया ना नो योर पोर्टल। ठीक है, चलिए, सारी एक्सपर्टीज़ मिलेंगी किसी भी फील्ड से। मान लो मुझे अगर जैसे सीखना है गाना बजाना, ठीक है, तो मैं वहाँ पे जाके किसी भी संगीतक से मिल सकता हूँ। ठीक है, 3 बॉडी बनाई जाएंगी, आपसे डिटेल में नहीं आएगा, प्रीलिम में, मेंस में इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन रिसोर्सेज काउंसिल, जिसके चेयरपर्सन पीएम होंगे। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसके चेयरपर्सन पीएम होंगे। अप्रूवल देगा किसी भी मतलब प्रोग्राम को सिविल सर्वेंट के लिए। फिर कोऑर्डिनेशन यूनिट आएगी, आपको नहीं याद रखना है। ठीक है, जब मेंस पढ़ाएंगे तब आपको याद रखना है, बाकी आप बस देख लीजिए। इतना तो समझ ही गए हो कि आम मिशन कर्मयोगी किससे संबंधित होगा। गलत करके आओगे तो फिर इससे अच्छी बात हमारे लिए क्या हो सकती है। ठीक है, अगला आता है प्रश्न काल, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 3 तरह के प्रश्न पूछे, इंडियन पॉलिटी में मैंने वैसे पढ़ा दिया है संसद के टॉपिक पे, बट फिर भी आपको रिवाइज करा देते हैं। तारांकित, अतारांकित, अल्प सूचना, 3 प्रश्न होते हैं। तारांकित का मतलब होता है अलिखित, अतारांकित का मतलब होता है लिखित। ठीक है, अल्प सूचना का मतलब कुछ समय के लिए। रूल ऑफ प्रोसीजर नियमावली में मेंशन किया गया है। वैसे सरकार का उत्तरदायित्व फिक्स करती है। प्रतिदिन का समय होता है ना, 2 समय एक साथ नहीं होते, मतलब प्रतिदिन यहाँ पे बातें होती हैं। अभिभाषण राष्ट्रपति का तब हो तब वहाँ पे प्रश्नकाल नहीं हो सकता, और बजट के दौरान भी प्रश्नकाल नहीं होता। ठीक है, मतलब जिस दिन बजट पेश किया जाता है उस दिन प्रश्नकाल नहीं होता, लेकिन बजट के बाद जब बहस होती है तब उसमें प्रश्नकाल की बातें की जाती हैं। ठीक है, इतनी बातें समझ के चलिए। अब बात आती है शून्यकाल। रूल ऑफ प्रोसीजर में इसे मेंशन नहीं किया गया, भारत की देन है। अर्थात प्रश्नकाल को रूल ऑफ प्रोसीजर, जो भी वहाँ का प्रोसीजर है, संसदीय जो नियमावली है, वहाँ पे इसे मेंशन किया गया है। ठीक है, 1962 के बाद से आया था। प्रश्नकाल के बाद बहुत ही जरूरी आवश्यक मुद्दों की चर्चा करनी होती, बिना किसी नोटिस के आप प्रश्न पूछ सकते हैं शून्यकाल में। ठीक है, चलिए अगला आता है ग्रीन बी ईटर। आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, मतलब मक्खी को खाने वाला एक कोई ईटर टाइप का है, वो नहीं पूछेगा आपसे, इतना कहाँ टाइम है यूपीएससी के पास। इंटरप्रेन्योरशिप इन रेसिडेंस प्रोग्राम आपसे नहीं पूछेगा, आपको इसे याद नहीं रखना है। ठीक है, ये आपसे बिल्कुल भी नहीं पूछेगा। ये देखो फालतू की चीज़ें होती हैं, इन्हीं को पढ़ पढ़ के तो हम अपना दिमाग खराब करते हैं। इंपॉर्टेंट बस है निधि। अच्छी बात है किसी देवी जी का हमारी क्लास में नाम निधि नहीं है, हो सकता है घर में हो। हालांकि मेरी जो साथ में पढ़ती थी एक लड़की बचपन में, मतलब क्लास 8 टाइप में, तो उसका नाम होता था निधि। ठीक है, होता नहीं था, है भी, आज भी जिंदा है, मरी थोड़ा ना है। निधि उसका नाम है। तो निधि प्रोग्राम किससे संबंधित है? आइडियाज़ को सपोर्ट करना पर्पस है, प्रयास इसी के अंतर्गत प्रोग्राम है। अर्थात निधि प्रोग्राम का एक तरीके से संबंध ये है कि जितने भी इंटरप्रेन्योरशिप होते हैं, या कहें जितने भी नए नए लोग होते हैं जो बिजनेस अपना स्टार्टअप करते हैं, जैसे ये श्री IAS अकेडमी एक तरीके का स्टार्टअप समझो, है ना, तो उसी चीज़ को प्रमोट करना। आप लोग सुझाव देते रहते हो ना कि सर ये काम कर दो, सर एक काम करो, इसमें ये भी वीडियो लगा दो, इसमें मैपिंग कर दो, तो ये सुझाव हम आपसे मांगते हैं। अभी मत कहना कि सर फिर निधि प्रोग्राम इसका नाम रख दो, है ना, ऐसा नहीं हो सकता।
MEIS आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको इसे याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी आपको इसे याद नहीं रखना है, ठीक है। चलिए, जो नहीं याद रखना है मतलब फिर उसका नोट्स भी नहीं बनाना है, ठीक है। नोविचोक, नोविचोक वो वाला नोविचोक नहीं है ना, आपको दिमाग में आ जाए अरे वो तो नोविचोक वो जो है ना बैडमिंटन खेलता, वो वाला नहीं, ठीक। तो ये कौन है नोविचोक? ये केमिकल एजेंट है जो कि नर्व एजेंट्स हैं, अर्थात मानव इसमें कोमा में चला जाता है। अगर इसका उपयोग किया जाता है तो मानव कोमा में चला जाता है। नर्व एजेंट्स मतलब VX सेरिन से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। द्रव, पाउडर व एरोसोल के रूप में मिलता है। रशिया ने इसके बारे में OPCW को बताया ही नहीं। सिंपल सी बात, ये जानते हो क्या है? ये एक तरीका का ऐसा नर्व, आप लोगों ने एक मूवी शायद नहीं देखी है, साउथ इंडिया की है मूवी, हाँ साउथ की है, और हालांकि वो साउथ की क्या, वो रियल ही मूवी है। हिटलर अपने सैनिकों को देता था वो चीज़ें, ठीक है, मतलब एक तरीके का केमिकल, ये लोग जितने बड़े बड़े कंपनी के लोग हैं ना, जैसे चाइना के ये लोग कुछ ऐसे पदार्थ बनाते हैं, मतलब अपने सैनिकों को मूर्ख बनाने के लिए, है ना, उनकी बॉडी, उनके मेंटल को बिल्कुल वैसा कि जैसा वो चाहें वैसे वे काम कर सकें। या अपने आतंकवादियों को देखा होगा जो ब्रेन वॉश वगैरह करते हैं, तो वो सब ऐसे ही एजेंट्स का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो ये भी एक तरीके का वैसा ही एजेंट है जो मतलब एक तरीके से जो नर्वस सिस्टम, हमारी जो ग्रंथियाँ हैं बॉडी की, उनको डिस्ट्रॉय करता है। कुछ लोग नहीं देखते हो जो ड्रग्स वगैरह लेते हैं, तो सेम टू सेम एज इट इज़ वही समझो, बाकी आपको PhD थोड़ा ना करनी है, डॉक्टरी तो बनना नहीं है, ठीक है। फिर आता है यहाँ पे OPCW क्या है आखिरकार? पूरा नाम है ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1997 में गठित हुआ था। भारत इसका सदस्य है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान दो, कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं OPCW के बारे में, है ना, और क्या OPEC के बारे में, ठीक, तो ये अलग अलग हैं। वो ये OPCW है, वो OPEC है, ठीक है। तो इंडिया इसका मेंबर है OPCW का, ठीक है, 1997 में बना था। दूसरी खास बात, नोबेल पीस प्राइज मिला है 2013 में, इसलिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको सामान्य सा क्वेश्चन देगा OPCW के बारे में। नंबर 1, इसका गठन 1997 में किया गया। नंबर 2, इसे 2013 में नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया। नंबर, हो सकता है ये 97 वाला न दे, आपको ऐसे दे देगा कि इसका उद्देश्य केमिकल वेपन्स को रोकना, एक देश से दूसरे देश में प्रतिबंधित करना है। नंबर 2, भारत इसका सदस्य है। नंबर 3, 2013 में इसे नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया। आप कहोगे बिल्कुल सही। कुछ बच्चे कहेंगे अरे ना बाबूजी, इंडिया मेंबर थोड़ी है ना, तो ये मत करके चले आना। हेग, हेडक्वार्टर हेग में है, इम्प्लीमेंट बॉडी केमिकल वेपन्स, ठीक है। हेग कहाँ पे है आपको पता है? स्विट्जरलैंड में, ठीक है। स्विट्जरलैंड तो देख के तो आपका मन बड़ा खुश हुआ होगा, क्योंकि अधिकांश बच्चे स्विट्जरलैंड नहीं जाएंगे, बोलेंगे सर काम मलेशिया घुमा रहे थे, भेजना है तो स्विट्जरलैंड भेजो शादी के बाद। अरे तो भाई आप चले जाना, आपके जेब में पैसा होगा, है ना, सब कुछ होगा आपके पास। तो ये देखिए, ठीक है, ये है स्विट्जरलैंड, यहीं पे आपको हेग मिलता है, ठीक है। हेग कन्वेंशन आप लोग पढ़ते होगे ना, केमिकल वेपन से रिलेटेड है, मैंने आपको इन्वायरमेंट में पढ़ाया है और आगे करंट में पढ़ाया, आगे इसमें भी हो सकता है कि आप पढ़ा दूँ। केमिकल वेपन्स कन्वेंशन, बान केमिकल वेपन से रिलेटेड है, ठीक है, सॉरी बैन किया गया जितने केमिकल वेपन्स हैं, ठीक है। इजराइल ने साइन किया बट रेटिफाई नहीं किया है। इजिप्ट, ये आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा किसने किया है किसने नहीं किया, ठीक है। प्रियपात रिवर आपसे बिल्कुल नहीं क्वेश्चन पूछेगा, नॉर्थ यूक्रेन में बहती, कहाँ बहती, यूक्रेन की लोकेशन बस इंपॉर्टेंट है, वो आप देख लो, क्योंकि क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है और नहीं भी पूछेगा तो आपको पता तो होना चाहिए, ठीक है। ये देखो यूक्रेन, ठीक है, किससे लगता है आपको पता है? ब्लैक सी से, ठीक है, काले सागर से इसकी दोस्ती है। क्या कैस्पियन से लगता है? नहीं लगता है, और इसकी रसिया से हमेशा लड़ाई बनी रहती है, ठीक है। बाकी आपको नहीं याद रखना है क्योंकि रसिया की सीमा बनाता है, ठीक है। चलो इतनी बातें आपकी हो गई, आपकी काम, मेरी ही तो बातें हो रही, हम भी क्या से क्या आपको कहते रहते हैं, ठीक है। चलो फिर आता है भारतीय प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना। आपने आयुष्मान भारत योजना, अभी मैंने करंट अफेयर्स पढ़ाया था जब 2021 वाला, तो वहाँ मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो उसी का एक सब कंपोनेंट है, तो देख लेते हैं इसको। 2008 में से लॉन्च किया गया, मंत्रालय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर के अंतर्गत डिपार्टमेंट ऑफ फार्माक्यूटिकल्स के अंतर्गत आता है। जेनेटिक दवाएं बेची जाती हैं। इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ, मिनिस्ट्री आपको दे देगा हेल्थ एंड वेलफेयर, गलत हो जाएगा, केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के अंतर्गत आता है, ठीक है। इम्प्लीमेंट ब्यूरो ऑफ फार्मा 2008 में डिपार्टमेंट ऑफ फार्माक्यूटिकल्स के अंतर्गत आता है। मिनिस्ट्री केमिकल एंड फर्टिलाइजर के अंतर्गत। इंडिपेंडेंस सोसाइटी 2010 में बनाया गया, 1860 के सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है, ठीक है। कौन? ये ब्यूरो ऑफ फार्मा, ठीक है।
ये ब्यूरो ऑफ फार्मा के बारे में मैं पढ़ रहा हूँ। सोसाइटी एक्ट 2010 के तहत, सोसाइटी एक्ट 1860 के अंतर्गत गठित किया गया 2010 में, ठीक है। मिनिस्ट्री केमिकल एंड फर्टिलाइजर है। 8 इम्यूनिटी बूस्टिंग प्रोडक्ट को शामिल किया गया। जैसे आप च्यवनप्राश वगैरह खाते हो ना, कुछ और दवाएं होती हैं जैसे शिलाजीत हो गया, और भी मतलब आते हैं ना, डाबर आवर के भी आए थे, बाबा रामदेव की कई सारी कोरोनिल टाइप की गोलियां टाइप की आई थी, तो ऐसी ही चीज़ों को इनमें शामिल किया जाता है। हालांकि बाबा रामदेव को नहीं शामिल किया गया इसमें, ठीक है। तो बस इससे ज़्यादा आपको नहीं याद रखना है। नेशनल एकेडमी ऑफ रड सेटी, रड सेटी क्या है? रड सेटी एक मूवमेंट की ब्रांच के तौर पर इसका गठन किया गया था, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसका मकसद है ट्रेनिंग का ट्रेनर्स, मतलब ट्रेनर्स को ट्रेनिंग के दौरान ट्रेनिंग देना, ठीक है। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में जो ट्रेनिंग देते हैं स्किल से संबंधित, उनको ट्रेंड करना। सिंपल सी बात है, मान लो गांव में आपके यहाँ कॉमन सर्विस सेंटर होगा जहां आधार कार्ड वगैरह ये सारी चीज़ें बनवाते होगे आप, तो उन सज्जन महोदय को जो ट्रेनिंग देता है वो इसी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे नहीं याद रखना है, एज इट इज ट्रस्ट काम करते हैं, आपसे प्रीलिम में नहीं पूछेगा। फिर आता है विष्णुपद मंदिर, आपसे बिल्कुल नहीं पूछेगा, आपको नहीं याद रखना है। द यंग चाइल्ड आउटकम्स इंडेक्स एंड द यंग चाइल्ड इन्वायरमेंट इंडेक्स, आपसे बिल्कुल नहीं पूछेगा। यानोमामी पीपल, यानोनामी पीपल, ये नॉर्दर्न ब्राज़ील और साउथ वेनेजुएला में पाए जाते हैं। आपसे क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा, बस पता होना चाहिए। यानोमामी जो ट्राइब है, मतलब मामी है ना, वो नॉर्दर्न ब्राज़ील में पाई जाती हैं। तो ब्राज़ील और वेनेजुएला की एक बार आप लोकेशन देख लो, ठीक है। ये हमारी प्यारी धरती माता है, बेचारी नाराज़ हो गई यहाँ थोड़ी सी, ठीक है। और ये देखो यहाँ पे हमारा वेनेजुएला, ठीक है, ये वेनेजुएला, ये यहाँ पे ब्राज़ील, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं याद रखना है। काजीरंगा नेशनल पार्क मोस्टली इम्पॉर्टेंट असम में है, 1974 में इसका गठन हुआ था, ठीक है। 2007 में से टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया था। 1985 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में डिक्लेयर्ड हुआ था। वन हॉर्न्ड राइनो सबसे ज़्यादा यहीं पे मिलते हैं, मतलब वर्ल्ड में जितने भी वन हॉर्न्ड राइनो हैं, यानी कि एक सींग वाला गेंडा, वो सबसे ज़्यादा यहीं पे मिलता है। ऑलरेडी मैंने प्रीवियस में भी आपको पढ़ाया था। दूसरी खास बात क्या है कि इसी के पास में एक पोबीतोरा है, उसमें क्या है, घनत्व के हिसाब से सबसे ज़्यादा है, ठीक है। खास बात एक और कि बिग 4 स्पीसीज यहाँ पे पाई जाती हैं। बिग 4 का मतलब राइनो भी मिलता है, एलिफेंट भी मिलता है, रॉयल बंगाल टाइगर भी मिलता है, एशियाटिक वाटर बफेलो मिलती है। कुछ बच्चे कहेंगे सर दिखा दो, तो ठीक है भाई देख लो। आप लोगों से बहुत डरते हैं, मतलब डर इसलिए लगता है ना कि मान लो नहीं दिखाए तो सुप्रीम कोर्ट चले जाओगे, ठीक है, कि सुप्रीम कोर्ट सर जाना है क्योंकि आपने हमारे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन किया है, आपने हमको सूचनाएं नहीं दी, है ना। तो वही बात है। ये देख सकते हो काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक है, असम में बना है। अब आपको दिखा देते हैं फोटो में, ठीक है। अब ये देख रहे हो, गेंडा तो मिल गया, वो पीछे कौन है आप लोग पहचान लो अपने आप को, ठीक है। फिर यहाँ पे ये देखो जंगल टाइप का, ठीक, ये देखो यहाँ पे चल रहे हैं, ये देखो भैंस है, ठीक है, भैंस मतलब वाइल्ड। अब कहोगे सर इसमें भी पूछें क्या कि कौन है, ये हाथी देखो मिलता है, ठीक है। फिर यहाँ पे वो तो मिल जाए थोड़ा सा, तो सोच रहे हो देख लें मज़ा आ जाए, ठीक है। बंगाल टाइगर वगैरह अगर मिल जाता है तो अच्छी बात है। वाह देख रहे हो कितना गुस्सा आ रहा आप लोगों के ऊपर, खा ही जाएगा, ठीक है। तो हटा देते हैं बेचारे को जल्दी, आप लोग डर गए हैं ना। कुछ बच्चे तो होंगे वो पानी पीने लगे होंगे तुरंत। चलो देखते हैं आगे क्या है। IAEA, IAEA मतलब ये बोलने में तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे गोलमाल में नहीं AEOA है ना, वही चीज़ है। तो देखिए इन IAEA क्या का मतलब क्या है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ठीक है। इसे एटम फॉर पीस एंड डेवलपमेंट के नाम से जाना जाता है। 1957 में इस्टेब्लिश किया गया था वियना ऑस्ट्रिया में। एक बार ऑस्ट्रिया की लोकेशन आपको दिखा देते हैं। देखो ये लोकेशन काम आपकी कहीं नहीं आएंगे, लेकिन बुद्धि में तो बना देंगी ना कि ऑस्ट्रिया कहाँ पे है, भले गए ना हो भाई, पूरी दुनिया घूमोगे जरूरी है आप, ठीक है। ये ऑस्ट्रिया, ठीक है, यहाँ पे वियना है, ठीक। तो आपको ये तो दिमाग में पता रहेगा कि हाँ मेडिटेरियन के पास में कहीं ना कहीं ऑस्ट्रिया पड़ता है, ठीक। चलो अब यहाँ पे दिखा देते हैं, वियना ऑस्ट्रिया में है, एटम्स फॉर पीस के नाम से जाना जाता है। इंडिया इसका मेंबर है। सबसे बड़ी बात तो आपको यही याद रखना है, 171 कंट्री इसके हैं। इसके द्वारा कुछ प्रोग्राम चलाए जाते हैं, जैसे प्रोग्राम फॉर एक्शन फॉर कैंसर थेरेपी, ह्यूमन हेल्थ प्रोग्राम, वाटर अवेलेबिलिटी इन्हेंसमेंट प्रोजेक्ट। आपसे ये तो क्वेश्चन नहीं पूछेगा, मत याद रखो, बस इतना ही याद रखो कि हाँ इंडिया इसका मेंबर है, एटम्स फॉर पीस के नाम से जाना जाता है। बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान फॉर द ईयर ऑफ 2019, आपसे बिल्कुल नहीं पूछेगा क्योंकि 2019 में आया तो हमने थोड़ा ना याद करना है।
सेनेरिटा अल्बा, ठीक है, सेनेरिटा अल्बा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको इसे याद रखने की ज़रूरत नहीं है। मैंग्रोव क्या होते हैं, इनको हमने ऑलरेडी अपनी इन्वायरमेंट की सीरीज में काफ़ी अच्छे से कवर कराया है, और 2021 का जो आप लोग करंट अफेयर्स किए होंगे उसमें भी कराया, तो इसलिए यहाँ पढ़ाऊँगा नहीं बिल्कुल भी। इंडो चाइना के अंतर्गत 3 देश आते हैं, लाओस, कंबोडिया, ठीक है, और वियतनाम, ठीक। इनकी लोकेशन आप देख लो, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। एक बात यहाँ पे बता दूँ, एक देवी जी ने उस दिन हमसे पूछा था कि सर जो ये लाओस है, एक मिनट थोड़ा, हाँ, जैसे ये था वियतनाम, ठीक है, ये कंबोडिया है, ये लाओस है, तो देवी जी ने पूछा था कि सर आपने ऑप्शन में लगाया था कि वियतनाम से कर्क रेखा होके जाती है, तो वियतनाम से कर्क रेखा होके नहीं जाती है, ठीक है। आपको एक बार हम दिखा देते हैं, वो गलती मेरे से ही हुई थी, अब उसके लिए क्षमा मांग तो लिए, कितनी बार क्षमा मंगवाओगे आप लोग, ठीक है। तो ये जैसे देखो आप, ये आप देख रहे हो, अभी तो लग रहा है कि जैसे सच में जा रही है टच करते हुए, ठीक है, लेकिन हमारे पास इतनी गहराई वाली दूरबीन है कि आपको देखो दिखा देगी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने ऊपर है, ठीक है, और देखो नज़दीक से ले जा रहे हैं, तो देखो पीलिया वाली लाइन ऊपर है ना, तो देख रहे हो ये लाइन है इसकी वियतनाम की, तो यानी कि वियतनाम से नहीं टच करती, ये आप देख सकते हो, ठीक है। किससे टच करती है ये सीमा, ये टच करती है आपकी ताइवान से, वियतनाम से टच नहीं करती, ठीक है। चलो इतनी बातें अगर आप समझदार हो गए हो तो समझ गए होगे, अब आप मेरे को डांटोगे नहीं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे। इसमें राष्ट्रीय पोषण माह इम्पॉर्टेंट उतना नहीं है, बट देख लीजिए, महिला एवं चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता फैलाना, किस चीज़ को लेकर, ताकि वो जो न्यूट्रिएंट्स हैं उस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा सर्व करें। 0 से 6 वर्ष के बच्चे व प्रेग्नेंट जो वुमेन हैं, जिनको लैक्टिंग जो मदर्स हैं, उनमें न्यूट्रिशन को प्रमोट करना। एक बात बताओ, जब इन्वायरमेंट में पढ़ा रहा था तो मैंने आपको एक वर्ड बोला था, लैक्टो, है ना, ये लैक्टिंग, ये भी जितनी चीज़ें होती हैं ना, ये क्या होती हैं, सब दूध से संबंधित होती हैं। तो होता क्या है कि जैसे मान लो कोई बेबी है 0 से 6 वर्ष का, तो कई बार आपने देखा होगा कि कई माएँ होती हैं, ठीक है, उनके स्तन में दूध नहीं होता, ठीक है। तो स्तन में जब दूध नहीं होता है तो ये किस चीज़ की कमी के कारण होता है, क्योंकि माताएं उतनी पौष्टिक खाना नहीं खाती हैं। भाई बच्ची कुटी रोटी खा ली, पति पे परमेश्वर होता है तो उसको ध्यान रखकर उसको 5 रोटी खिला देंगे, अपना 50 ग्राम भी नहीं खाना खाएंगी। दूध 1 लीटर पति को पिला देंगे, अपना 1 चम्मच नहीं पिएंगी। तो इससे क्या होगा, जब हमारे बॉडी में पोषण होगा ही नहीं तो दूध कहाँ से बनेगा। जैसे जब हम लोग जानवर को कोई खाना खिलाते हैं तो हम उसको पशु आहार भी खिलाते हैं ना, उसको चरी और खरी बहुत सारी न्यूट्रिएंट्स की चीज़ें खिलाते हैं, तभी तो उसमें दूध बढ़ता है। तो वही चीज़ जब माताओं को भी अगर ऐसा ही पौष्टिक विटामिन मिलेगा, अब कुछ बच्चे कहेंगे सर पशु आहार खिला दे, हद होती है आप लोगों की, ठीक है। मान लो माताओं को जैसे बादाम, पिस्ता, ठीक है, दूध, सिंपल दूध ही अगर मिले, रोज का खाना मिले, वर्क कम करना पड़े, टेंशन कम दी जाए, तो उनमें दूध की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे बच्चे को किसी प्रकार की दिक्कत फिर नहीं आती है। और ये ज़रूरी होता है कि बच्चे को माँ का दूध जरूर मिलना चाहिए, नहीं तो फिर बच्चों में उतनी बॉडी में वो नहीं होती, मजबूती नहीं आती। जो बच्चे आप में से कमज़ोर होंगे ना, उनको यही कंप्लेन रही होगी कि उनको माँ का दूध उतना ज़्यादा नहीं मिला जितना उनको मिलना चाहिए, ठीक है। इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फोर्स ब्लू स्काइज, लड़ने मत लग जाना अपने मम्मी पापा से कि इतना कम दूध क्यों पिलाए थे हमको, हम आज दुबले पतले हो गए, है ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और भी रीजन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है आर्टिकल। SVEP क्या है, स्टार्टअप विलेज इंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, नाम से ही समझ में आ रहा है कि विलेज में इंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम को इस्टेब्लिश करना। सब स्कीम है दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंतर्गत, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, मतलब गांव स्तर पे आजीविका के क्षेत्रों को निर्माण करना, अर्थात रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का प्रोग्राम है। ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरप्रेन्योरशिप, मतलब जैसे आपके गांव में अभी फैक्ट्रियां नहीं है, कंपनी नहीं है, तो उन चीज़ों को इस्टेब्लिश करने के लिए प्रोग्राम शुरू किया गया है, ठीक है। हाइपरसोनिक टेस्ट डिमॉन्स्ट्रेशन व्हीकल, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है साइंस टेक का, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऑलरेडी मैंने आपको साइंस टेक अच्छा भी नहीं पढ़ाई है, पढ़ाऊंगा बहुत जल्द, ठीक है। तो हाइपरसोनिक टेस्ट डिमॉन्स्ट्रेशन व्हीकल HSTDV क्या है, DRDO द्वारा इसका सफल टेस्ट किया गया है, ठीक है। सबसे बड़ी बात तो यही है, आपसे इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये एक अनमैन्ड डिमॉन्स्ट्रेशन स्क्रैमजेट एयरक्राफ्ट है, मतलब सिंपल सा क्या है, अगर मैं अभी बता दूं आपको, तो आसमान में एक तरीके का अनमैन्ड व्हीकल है, रॉकेट को ले जाने वाला, ठीक है। उसी चीज़ को आप बस समझिए, इससे ज़्यादा आप यहाँ पे मत समझिए, ठीक है।
हाइपरसोनिक स्पीड से चलता है। हाइपरसोनिक स्पीड किसे कहते हैं? जो साउंड की स्पीड का 6 गुना। अब ध्वनि की आवाज़ कितनी होती है? 332 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, तो उसी के हिसाब से चलता है, ठीक। रैमजेट क्या है? रैमजेट ये हम आपको वहाँ पढ़ाएंगे, रैमजेट, स्क्रैमजेट, ये सब पढ़ाएंगे, ठीक है, बट यहाँ बस थोड़ा सा समझ लो कि रैमजेट एक ऐसा जेट इंजन होता है जो ऑक्सीडाइजर को कैरी नहीं करता, वो हवा को ही कंप्रेस करके ऑक्सीडाइजर कर लिया जाता है। आपको लग रहा है सर ये क्या पढ़ा रहे हो? देखो, जो रॉकेट होता है, ठीक है, ये रॉकेट होता है, जैसे जीएसएलवी में 3 स्टेजेस होते हैं, ठीक है, ये रॉकेट होता है। तो रॉकेट में क्या होता है? फ्यूल भी भरा जाता है और फ्यूल को आग लगाने वाला ऑक्सीडाइजर भी भरा जाता है, ठीक। तो जो आग लगाता है, मतलब माचिस, आप समझ सकते हो, जो फास्फोरस होता है, ठीक है, फास्फोरस समझ लो, होता नहीं उसमें लेकिन, ठीक, तो उसको आग लगाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजर। अब एक बात बताओ, आग लगाने वाले को भी अगर हम ढो के ले जाएंगे तो रॉकेट ज़्यादा दूर तक थोड़ा ना जा पाएगा। तो लोग क्या सोचते हैं कि एक काम करते हैं, फ्यूल के टैंक को डबल कर देते हैं और जलाने के लिए हम बाहर से ही माचिस ले लेंगे, ठीक है ना। जैसे कुछ लोग जाते हैं ना आग लगाने, तो पेट्रोल अपना लेके जाते हैं और माचिस कहीं मोहल्ले वालों से मांग लेते हैं, ठीक है, तो उसी चीज़ को कहते हैं ऑक्सीडाइजर, ठीक। अब ऑक्सीडाइजर में इन्होंने क्या किया कि आग इन्होंने सोचा हम बाहर की वातावरण की ऑक्सीजन से ही ले लेंगे, ठीक, उसी टेक्नोलॉजी को बोलते हैं रैमजेट, ठीक है। बाकी आपको नहीं याद रखना, आपको अंतर करने को देगा रैमजेट और स्क्रैमजेट को, तो जब साइंस टेक पढ़ाएंगे तब वहाँ रॉकेट के एक एक चीज़ को, प्रपल्सन क्या होता है, ठीक है, फ्यूल क्या होता है, सॉलिड फ्यूल क्या होता है, लिक्विड फ्यूल क्या होता है, नोज क्या होती है, ठीक है, स्क्रैम बूस्टर्स क्या होते हैं, सब समझ जाओगे, ठीक है। धैर्य रखो ताकि फ्यूल को बंद किया जा सके, मतलब धैर्य इसलिए ना रखो ताकि फ्यूल को बंद किया जा सके, है ना, धैर्य रखो। अब देखते हैं आगे, इसे एयर ब्रीडिंग इंजन भी कहा जाता है, ठीक है। एयर ब्रीडिंग का मतलब बाहर से एयर को लेता है, ठीक है। स्क्रैमजेट वैसे तो रैमजेट का ही एक वेरिएंट है, बट रैमजेट इफिशिएंट काम करता है सुपरसोनिक स्पीड पे, ठीक है। मतलब यहाँ पे समझना, रैमजेट किस स्पीड पे काम करता है? सुपरसोनिक स्पीड पे, ठीक है। स्क्रैमजेट किस पे काम करता है? स्क्रैमजेट काम करता है हाइपरसोनिक स्पीड पे, अर्थात रैमजेट हाइपरसोनिक स्पीड पे काम नहीं कर सकता है, रैमजेट किस पे काम कर सकता है? सुपरसोनिक स्पीड पे। सुपरसोनिक स्पीड क्या होती है? 5 गुना से कम, साउंड की स्पीड से कम, ठीक है, यानी कि मैक 1 से लेकर मैक 5 तक, ये हो गई सुपरसोनिक स्पीड। हाइपरसोनिक क्या हो गई? 6 गुना की स्पीड, ठीक है। तो इतनी बातें आप समझ गए। फिर आता है अर्थात स्क्रैमजेट हाइपरसोनिक स्पीड पर काम करता है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक। लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल उपयोगी अन्य में भी, मतलब रियूजेबल व्हीकल में भी, मतलब कई सारी चीज़ों में काम आ जाएगा। भारत अब चौथा देश बन गया है, मतलब इस हाइपरसोनिक, ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेटर को बनाने में। पहले यूएसए है, रशिया है, चाइना है। तो आपसे इस पे क्वेश्चन बन जाएगा कि भारत 5वां देश है, 6ठा देश है, तो आप बता देना नहीं साहब चौथा देश बन गया, ठीक है। तो इतनी चीज, इंडिया देखो स्पेस में बहुत अच्छा काम करता है, बाकी देश इतने स्पेस में इतना अच्छा काम नहीं करते हैं, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट, आपसे ये तो क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको इसे याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बट आपको नहीं याद रखना है। अब आता है इंदिरा गांधी पीस प्राइज, कई बार यूपीएससी ने इस पर क्वेश्चन पूछा है, इस भ्रम में मत रहना कि मोदी जी की सरकार है तो इंदिरा गांधी पे क्वेश्चन नहीं आएगा। 2020 में 2 क्वेश्चन आए, एक पंडित जवाहरलाल नेहरू पे और एक इंदिरा गांधी पे, ठीक है। तो इसे कब इस्टेब्लिश किया गया था? 1986 में। आपको पता है 1984 में इंदिरा गांधी जी मार दी गई थी, ठीक है। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा 25 लाख रुपए मिलते हैं इंडिविजुअल व ऑर्गेनाइजेशन दोनों को, ठीक है। खास बात क्या है कि न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर यानी कि नैम से निकला था, ठीक है। मतलब आप नैम जब पढ़ाएंगे तो वहाँ बताएंगे, बाकी यहाँ नहीं पढ़ना है, ठीक है। 2018 में CSIR को इंदिरा गांधी पुरस्कार मिला, 2014 में इसरो को मिला, 2015 में UNHCR मतलब UNHCR जो रिफ्यूजीज़ हैं उनको मिला था। आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेना, न्यूयॉर्क घोषणा पत्र का संबंध किससे? शरणार्थियों की समस्या से, ठीक है। गुरुप्रिया ब्रिज आपसे नहीं पूछेगा कहाँ पे, लोकल जो उड़ीसा PCS जो दे रहे हैं उनसे भले पूछ ले, ठीक है, आपसे नहीं पूछेगा। कमेटी ऑन कंटेंट आपसे बिल्कुल भी नहीं पूछेगा, आपको नहीं याद रखना है, ठीक है। रियल मैंगो सॉफ्टवेयर आपसे नहीं पूछेगा, बस इतना पता होना चाहिए कि हाँ रियल मैंगो सॉफ्टवेयर बनाया गया रेलवे के द्वारा, रेलवे का एग्जाम होगा आपसे पूछ लेगा, बट इसमें आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, तो आपको नहीं याद रखना है। ब्लू पेंसी एक तितली है, आपको नहीं पूछेगा, ठीक है। हाँ किसी लड़की का नाम रखना हो पेंसी वगैरह, या अपने डॉगी का, क्यूटी पाई का, किसी का भी नाम रख सकते हो पेंसी आप।
पत्रिका गेट, ये जयपुर में है। अहमदाबाद पहला शहर वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंतर्गत आता है, जयपुर को दूसरा शहर के अंतर्गत शामिल किया गया है। अब भारत में 38 वर्ल्ड हेरिटेज साइट यहाँ पे लिखा है, ये गलत है, इसको आप मतलब अमेंड कर लेना, ठीक है। क्यों, मतलब जब था तब तो था 38, लेकिन अब इसमें 2 ऐड हो गई है ना, एक रामप्पा साइट 39 और 40 कौन सी, धौलावीरा। तो इसके लिए आप करंट पढ़िए, बाकी आपको यहाँ नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो एक मिक्स्ड है कंचनजंगा, कंचनजंगा कहाँ पे, सिक्किम में, ठीक है। कांजीरंगा असम में, कंचनजंगा कहाँ पे, सिक्किम में। तो आपको एक बार कंचनजंगा दिखा देते हैं, ठीक है। देखो मौज होके पढ़ोगे बहुत फायदा है, ऊट पटांग ढंग से पढ़ोगे बिल्कुल मज़ा नहीं आता है, ठीक है। ये देखो सिक्किम के पास में है, ठीक है। तो यहीं पे नेशनल पार्क लगता है, ये चोटी है, आपको देखो मैंने यहाँ पे घुमा दिया, ठीक है। ये देख रहे चोटी, ठीक है, इसको बोलते हैं कंचनजंगा की चोटी। बाकी जो ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, महान हिमालय, ठीक है, बा हिमालय, ये सारी चीज़ें पढ़ाएंगे तो वहाँ पे आपको हम इसको भी पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, बैक टू विलेज प्रोग्राम जम्मू कश्मीर ने, ये आपसे बिल्कुल क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको इसे याद नहीं रखना है। इंटरनेशनल लिटरेसी डे, आपसे ये भी क्वेश्चन नहीं याद रखना, बस इतना याद रखना कि यूनेस्को के द्वारा जो 2 चीज़ें की गई हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। जैसे यूनेस्को ने 2 चीज़ें क्या की हैं, एक तो ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट जारी की है, आपसे इस पे क्वेश्चन बन जाएगा तो आप बता देना। दूसरा क्या है, इंचियान डिक्लेरेशन, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन से संबंधित है, वर्ल्ड एजुकेशन फोरम के द्वारा इसे बनाया गया है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे इस पे क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए इसको ध्यान से समझिए, ठीक है। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा इसका गठन किया गया है, ये एक म्यूचुअल फंड की तरह होता है, रेगुलेट सेबी करती है, 2014 के एक्ट कहता है, ठीक है। आपको यहाँ पे क्वेश्चन दे देगा इसे रेगुलेट आरबीआई करती है, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, सेबी करती है, ठीक है। खास बात क्या है कि पावर ग्रिड एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, आपको ये तो नहीं याद रखना है, मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है, बस इतना ही याद रखना है। मुझे ऐसा लगता है इसमें वो दिया ही नहीं है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। चलो कहीं पे आएगा चर्चा में तो मैं आपको बताऊंगा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड के बारे में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है आर्टिकल ये, मैं आपको बताऊंगा आगे, ठीक है। इसमें इतना ही बस याद रखो। कॉर्टिको एस्ट्रॉइड्स, ये क्या है, एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं, मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि मार्स और जुपिटर के मध्य में पाए जाते हैं, बाकी आपको यहाँ पे याद नहीं रखना है, हालांकि ये एस्ट्रॉइड्स अलग चीज़ है मैं कुछ और समझ गया, ठीक है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स क्या है, लो कॉस्ट एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स हैं दैट क्लोजली मिमिक कोर्टिसोल यानी कि नेचुरली प्रोड्यूस्ड हार्मोन में। इसका उपयोग क्या किया जाता है, जॉइंट्स में पेन, ब्लड वेसल्स में पेन। अरे जैसे सिंपल सी बात है ना, आप लोग आयोडेक्स खरीदते हो, मूव खरीदते हो, तो उसी में जो केमिकल्स कंपाउंड का यूज किया जाता है वही एक तरीके का कंपाउंड है, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, नहीं याद रखना है, ठीक है। इतना यूपीएससी बारीक में क्वेश्चन नहीं पूछती है, ठीक है। तो इस तरीके से आज हमने 1 से लेकर 10 सितंबर तक के अपने इंपॉर्टेंट आर्टिकल को कवर कर लिया। अब हमारा इसी का सेकंड पार्ट आएगा जिसमें 11 से लेकर 20 सितंबर तक को कवर कर लेंगे। फिर हमारा तीसरा पार्ट आएगा जिसमें 21 से लेकर 30 सितंबर तक के आर्टिकल को कवर कर लेंगे और फिर इसके बाद हमारा सितंबर माह का कवर हो जाएगा। फिर हम अपने अगस्त, सितंबर, अक्टूबर माह के करंट अफेयर्स को करेंगे, मानी कि अक्टूबर 2020 के, ठीक है। बाकी आप वहाँ पे जो हमारा करंट अफेयर्स विद प्रीलिम बूस्टर सीरीज चल रही है उसके करंट अफेयर्स करते जाएं। उसकी पीडीएफ आपके पास ना हो, आप हमें पर्सनली मैसेज करें, ग्रुप में मांगे, हम आपको पर्सनली वहाँ पे भेज देंगे, ठीक है, सारी पीडीएफ। तो उम्मीद है आपको आज की क्लास पसंद आई। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।